आज का हमारा टॉपिक रहेगा, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा मल्चिंग के बारे में। ठीक है, कि मल्चिंग क्या होता है, मल्चिंग के बेनिफिट्स क्या है और इसको मल्चिंग को करना क्यों चाहिए। ठीक है, बात क्लियर है सर? तो मल्चिंग क्या होता है कि कोई भी मटेरियल, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक मटेरियल हो, ठीक है, कोई मटेरियल है, अगर मान लो ऑर्गेनिक मटेरियल है या फिर क्या है इनऑर्गेनिक मटेरियल हो सकता है, अगर हम सॉइल सरफेस के ऊपर उसको डाल देते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो आप, ये जो मटेरियल हमने डाला हुआ है जो कि सरसों का हमारा स्टेबल है, इसको हमने सॉइल की सरफेस के ऊपर डाल दिया है, तो इससे हम क्या कहते हैं, मल्चिंग कहते हैं। और मल्चिंग के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं इसके। और क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं मल्चिंग के, जैसे कि हमने बताया आपको, पहला बेनिफिट्स क्या था कि जो मल्चिंग होता है, जब मल्चिंग हम कर देते हैं तो इसमें क्या होता है कि डायरेक्टली सोलर रेडिएशन जो होती है सॉइल की मिट्टी में नहीं, यानी कि सॉइल में जाकर नहीं आएगी, है ना। तो सोलर रेडिएशन को क्या करता है, रोक देता है या कम करता है, इंटेंसिटी को क्या कर देता है, कम कर देता है। और जब सॉइल इंटेंसिटी कम हो जाएगी तो इससे क्या होगा बेनिफिट कि डायरेक्टली मतलब जो इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन का मतलब क्या है कि जो वाटर का वाष्प के रूप में ऊपर उड़ना सूर्य की उपस्थिति में, ठीक है ना, सोलर रेडिएशन की उपस्थिति में, तो इससे क्या होगा कि तुम्हारा इवेपोरेशन कम हो जाएगा। और जब इवेपोरेशन कम हो जाएगा तो इवेपोरेशन कम होने से हम मॉइस्चर को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, यानी कि जो मॉइस्चर है लंबे टाइम तक मिट्टी में बना रहेगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? इसको आप देख सकते हो, यहाँ पे मल्चिंग मैंने कर रखा है थोड़ा सा। इसका दूसरा इसका बेनिफिट ये हो सकता है कि जो वीड्स हैं, खरपतवार हैं, खरपतवार के सीड्स जो होते हैं वो जर्मिनेट कम होंगे, यानी कि वीड की पॉपुलेशन को भी कम करेगा। वीड की पॉपुलेशन को कैसे कम करता है, आगे जाओ, वीड की पॉपुलेशन को कैसे कम करेगा ये, कि जो वीड सीड जो होते हैं, ज़्यादातर वीड सीड होते हैं फोटोप्लास्टिक। कैसे होते हैं, फोटोप्लास्टिक। फोटोप्लास्टिक का मतलब क्या है कि वह सीड जो कि सूर्य की रोशनी में या सोलर रेडिएशन जिनके लिए चाहिए होता है, प्रकाश चाहिए होता है जिनके जर्मिनेशन के लिए, उन्हें हम क्या कहते हैं, फोटोप्लास्टिक सीड कहते हैं। यानी कि इसको याद रख लेना, एक कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन पूछा जाता है फोटोप्लास्टिक, है ना। तो फोटोप्लास्टिक सीड जो होते हैं, ज़्यादातर वीड के सीड क्या होते हैं, फोटोप्लास्टिक होते हैं, जिन्हें कि सोलर रेडिएशन चाहिए होता है, किसके लिए, जर्मिनेशन के लिए। ओके, तो जर्मिनेशन के लिए सोलर रेडिएशन चाहिए होता है, तो इसमें क्या होगा कि सोलर रेडिएशन नहीं जाएगी अगर हम मल्चिंग कर देंगे तो, कहाँ पे, मिट्टी में, सॉइल में। और वीड सीड बैंक होता है जो कि अपर 2 से 3 सेंटीमीटर जो सॉइल लेयर होती है, अपर 2 से 3 सेंटीमीटर जो सॉइल लेयर होती है वो क्या कहलाती है, वीड सीड बैंक कहलाती है। ठीक है, यानी कि वहाँ पे वीड के सीड ज़्यादा होते हैं। तो अगर वहाँ पे सोलर रेडिएशन नहीं जाएगा, मल्चिंग कर देंगे तो वीड के सीड जर्मिनेट नहीं होंगे, जिससे कि वीड की पॉपुलेशन कम होगी हमारे फील्ड में। और वीड की पॉपुलेशन कम होगी तो वीड की पॉपुलेशन कम होने की वजह से जो वीड के पौधे होते हैं, खरपतवार के जो पौधे होते हैं, क्या करते हैं कि ट्रांसपैरेशन की प्रक्रिया से भी वाटर को लॉस करते हैं बहुत सारा, है ना, और साथ में कॉम्पिटिशन करते हैं पौधे के साथ। ओके, तो वहाँ पे वीड की पॉपुलेशन हमारी क्या होगी, कम हो जाएगी, और इस तरह से हमें अल्टीमेटली क्रॉप यील्ड में बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, तो ये हमारे 2 बेनिफिट हो गए मल्चिंग के। पहला बेनिफिट हो गया कि मॉइस्चर को कंजर्व करता है, जो हमने बताया किस तरह करता है। दूसरा बेनिफिट क्या है कि वीड की सीड जर्मिनेशन को रोक के वीड पॉपुलेशन को भी कम करेगा। और तीसरा बेनिफिट इसका हो सकता है क्या है कि सॉइल का टेम्परेचर जो है उसको मॉडरेट करता है। टेम्परेचर कैसे मॉडरेट करता है सॉइल का, कि मतलब इसमें क्या होता है, टेम्परेचर मॉडरेशन का मतलब ये होता है कि अगर मान लो कि ठंडी की सीजन है, ठीक है, अगर समर सीजन है या कि ठंड का सीजन है, 2 सीजन होते हैं। समर का सीजन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर क्या होता है, समर में, गर्मी में ज़्यादा होता है, लेकिन जब तुम मल्चिंग कर दोगे तो क्या होता है, एक माइक्रो क्लाइमेट को चेंज करता है। माइक्रो क्लाइमेट क्या होता है, जो कि उसके जस्ट पास का क्लाइमेट होता है। ठीक है, तो माइक्रो क्लाइमेट को चेंज करता है जब, तो उससे क्या होता है कि टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, यानी कि बाहर के टेम्परेचर से यहाँ का टेम्परेचर गर्मी के टाइम में क्या होगा, कम होगा, और ठंड के टाइम पे क्या होगा, ज़्यादा। विंटर सीजन में क्या होगा कि बाहर के टेम्परेचर से यहाँ का टेम्परेचर जो माइक्रो क्लाइमेट, यहाँ पे माइक्रो है, देखो ये नीचे जो टेम्परेचर होगा क्या होगा, माइक्रो क्लाइमेट कहलाएगा, नीचे जो यहाँ का क्लाइमेट है। तो ये माइक्रो क्लाइमेट क्या करता है, चेंज करता है, मॉडरेट करता है टेम्परेचर को, जिससे कि मतलब टेम्परेचर को मॉडरेट करता है, इसको समझो पहले। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। और यहाँ पे हमें याद रखना है कि जो समर में ये टेम्परेचर को कम करता है और विंटर में टेम्परेचर को बढ़ाता है या ज़्यादा होता है टेम्परेचर वहाँ पे। जब टेम्परेचर मॉडरेट रहेगा, क्या रहेगा, टेम्परेचर मॉडरेट रहेगा, तो माइक्रोबियल एक्टिविटीज जो होती है, क्या होती है, माइक्रोबियल एक्टिविटीज। माइक्रोबियल एक्टिविटीज होती है जो कि आइडियल टेम्परेचर होता है माइक्रोबियल एक्टिविटीज के लिए 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो माइक्रोब की एक्टिविटी क्या होगी, कम हो जाती है। या कि अगर टेम्परेचर कम होता है एक पर्टिकुलर लिमिट से 25 या 20 से कम होता है टेम्परेचर,
तभी माइक्रोवेल एक्टिविटीज क्या होगी, कम हो जाएगी। और जब माइक्रोवेल एक्टिविटीज कम हो जाएगी तो उसके बहुत सारे नुकसान हैं, जैसे कि डिकम्पोजिशन की प्रोसेस नहीं होगी, मिनरलाइजेशन की प्रोसेस अच्छे से नहीं होगी, ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस अच्छे से नहीं होगी न्यूट्रिएंट्स के, है ना। तो इससे पौधे को न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएंगे अच्छी तरह से। तो अगर हमने मल्चिंग कर रखा है तो टेम्परेचर क्या होता है, मल्चिंग मॉडरेट कर देता है, और टेम्परेचर मॉडरेट करने से माइक्रोबियल ग्रोथ या माइक्रोब के लिए एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट मिलता है ना। और जब माइक्रोब के लिए हेल्दी इन्वायरमेंट मिलेगा इसमें, तो माइक्रोब क्या करेगा, इजिली जो उसके अंदर जो भी हमारे ऑर्गेनिक मैटर है वहाँ पे या कि न्यूट्रिएंट उनको क्या करेगा, वो जो माइक्रोब है अच्छी तरह से एक्टिव होकर और अपना कार्य कर पाएंगे, जैसे कि डिकम्पोजिशन की प्रोसेस, ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस, मिनरलाइजेशन की प्रोसेस। ठीक है, तो इस तरह से न्यूट्रिएंट भी पौधे को अच्छी तरह अवेलेबल हो पाएगा। तो हमारे 4 बेनिफिट ये हो गया। अब हम 5वां बेनिफिट में आते हैं। तो मल्चिंग का 5वां बेनिफिट क्या होता है कि जो ये सपोज दैट क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है। ठीक है, ये ऑर्गेनिक मैटर है ना। ऐसे ही पल्स का ऑर्गेनिक मैटर भी हो सकता है, चिकपी का हो सकता है, पिजन पी का हो सकता है, या किसी भी चीज़ का हो सकता है। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनिक मैटर है इसको क्या करेंगे, इसमें क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। होते हैं ना न्यूट्रिएंट इसमें। कैसे न्यूट्रिएंट होते हैं, क्योंकि पौधे द्वारा मिट्टी से आए हुए न्यूट्रिएंट है। ठीक है, और सॉइल से जब न्यूट्रिएंट आ जाते हैं इसमें, तो इसमें क्या होता है कि न्यूट्रिएंट से भरा हुआ होता है। ठीक है, इसमें सभी प्रकार के पोषक पाए जाते हैं, लगभग 16 या 17 प्रकार के। अब क्या होगा कि इसका डिकम्पोजिशन होगा धीरे धीरे। डिकम्पोजिशन डिपेंड होता है CN रेशियो के ऊपर, और इसका CN रेशियो हो सकता है थोड़ा ज़्यादा है, तो इसलिए डिकम्पोजिशन थोड़ा लेट होगा इसका। लेकिन इसका जब डिकम्पोजिशन होगा तो इससे न्यूट्रिएंट क्या होंगे, रिलीज होंगे मिट्टी में, और जब न्यूट्रिएंट रिलीज होंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, इम्प्रूव होगी। ठीक है, और सॉइल की हेल्थ भी क्या होगी, अल्टीमेटली इम्प्रूव होगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि सॉइल की जो एक सस्टेनेबल हम ग्रोथ जो हमारी चल रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हम जा रहे हैं, तो फ्यूचर हमारी सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी रहेगी, जिससे कि सॉइल हमेशा अच्छी यील्ड देती रहेगी। इसका नेक्स्ट हम एक इसका पॉइंट देखते हैं, बेनिफिट्स जो होता है मल्चिंग का, कि जो मल्च है, जैसे कि यहाँ पे माइक्रोब होते हैं नीचे, सपोज दैट है ना, तो यहाँ पे क्या है, माइक्रोब रहेंगे, है ना। यहाँ पे जो माइक्रोब रहते हैं इसके नीचे, तो क्या करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि सॉइल की पोरोसिटी इंप्रूव होती है ना। सॉइल की पोरोसिटी जब इंप्रूव होगी तो क्या होगा, इससे कि एरेशन भी होगा, और साथ में इन्फिल्ट्रेशन की प्रोसेस भी होती रहेगी। और इन्फिल्ट्रेशन की जब प्रोसेस होगी तो क्या होगा कि वाटर जो है, रेनफॉल वाटर डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेगा, इन्फिल्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये वाला बेनिफिट हो गया, 5वां बेनिफिट, ये 6th है, 5वां है। अब हम 6वें बेनिफिट की ओर चलते हैं। तो 6वां बेनिफिट क्या हो सकता है कि इरोजन को ये क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। ठीक है, इरोजन वाला बता देते पहले, लेकिन उसको लास्ट में बताने वाला था मैं। तो इरोजन को कंट्रोल करता है, तो कैसे इरोजन को कंट्रोल करेगा, सेम चीज इंक्लूड करो। पहली बात तो ये रेनफॉल, तो वो जब ऊपर से रेनफॉल आती है, ठीक है ना, रेनफॉल अगर हो रही है इसमें, है ना, तो रेनफॉल होने से क्या होगा कि डायरेक्टली रेनफॉल इसके ऊपर आएगी, सॉइल के ऊपर, मतलब कि रेनफॉल अटैक नहीं करेगी सीधा, उसकी जो ड्रॉप है सॉइल के ऊपर नहीं आएगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, फिर इसके बाद पानी इसके नीचे जाएगा धीरे धीरे। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि तुम्हारा सॉइल के जो पार्टिकल है, जैसे ये पार्टिकल है सॉइल का, तो इनको क्या होगा, ब्रेक नहीं होगा रेनफॉल से। ठीक है ना जी सर। जो एग्रीगेट्स है, एग्रीगेट्स मतलब होता है बहुत सारे पार्टिकल का आपस में मिलना, उन्हें एग्रीगेशन कहते हैं, और जो बड़ा हो जाता है उसे क्लॉड कहते हैं, एग्रीगेट। ठीक है, क्लॉड जैसे कि ये क्या है, क्लॉड है, जो कि एग्रीगेट क्या हो गया है, काफी बड़ा हो गया है। ठीक है, और स्मॉल जो मतलब पार्टिकल आपस में जुड़े होते हैं उन्हें एग्रीगेट्स कहते हैं। ठीक है, तो एग्रीगेट्स क्या होंगे, ब्रेकआउट नहीं होंगे, और जब एग्रीगेट ब्रेकआउट नहीं होंगे तो क्या होगा कि सॉइल का जब रन ऑफ भी होगा तो बड़ी आसानी से होगा रन ऑफ। अगर यहाँ पे मल्चिंग है तो इससे मिट्टी को हमारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा पाएंगे, इससे कि हमारी सॉइल की क्या होगी, इरोजन कम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बेनिफिट में चलते हैं। तो इसका नेक्स्ट बेनिफिट बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि यहाँ पे अर्थवर्म की पॉपुलेशन इंक्रीज कर देता है। मल्च जैसे है यहाँ पे अगर, तो यहाँ पे नीचे अर्थवर्म की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी, ज्यादा अर्थवर्म हो गए, है ना। और अर्थवर्म ज्यादा क्यों हो गए, इसका रीजन क्या है, क्योंकि आपको पता होगा, एक फैक्ट पता होगा कि जो अर्थवर्म होता है किस में काम करता है, लाइट की अनुपस्थिति में। नॉक्टर्नल एनिमल है, नॉक्टर्नल मतलब रात्रिचर है। रात्रिचर का मतलब ये नहीं होता है कि रात में रहता हो सिर्फ, है ना। रात्रिचर का मतलब ये होता है कि सूर्य की मतलब सोलर रेडिएशन की अनुपस्थिति में अपना काम करता है। तो पहली बात तो केचुआ के लिए मटेरियल मिल जाएगा खाने के लिए, तो केचुआ ऊपर आएगा खाने। ठीक है, इससे सॉइल हमारी क्या हो जाएगी, सॉइल के अंदर पोर्स बहुत सारे बन जाएंगे, मैक्रोपोर, पोली हो जाएगी सॉइल, है ना। इससे क्या होगा, एरेशन अच्छा होगा, रूट ग्रोथ अच्छी होगी। दूसरा चीज ये है कि जो केचुआ क्या करता है कि इसको साथ में मतलब खाएगा और डिकम्पोज करेगा, तो लगातार क्या करेगा, एक वर्मी कंपोस्ट उत्पन्न करता रहेगा, देता रहेगा। इससे मिट्टी की हमारी क्या होगी, फर्टिलिटी बढ़ेगी। ठीक है,
और साथ में केचुए में बहुत सारे म्यूसिलेज पाए जाते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स वो मतलब कि ये करता है, रिलीज करता है मिट्टी में, तो इससे भी पौधे को बेनिफिट्स मिलेंगे। बात क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो हमने अभी आपको कितने बता दिया? 7th बेनिफिट, 7 बेनिफिट इसके मल्चिंग के बताया। और केचुआ का एक नेचुरल फार्मिंग में बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। और नेचुरल फार्मिंग का एक कंपोनेंट भी है कि हमें लगातार मिट्टी को क्या करना है, कवर रखना, किसके साथ? मल्चिंग के साथ, ठीक है। अच्छा, इस प्रोसेस को बोलते हैं अच्छधाना, ठीक है। नेचुरल फार्मिंग का जो एक कंपोनेंट है अच्छधाना, उस कंपोनेंट को भी ये क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है मल्चिंग, ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर है? किसी को डाउट हो कुछ? अभी आगे भी बताएंगे थोड़ा सा। तो इस तरह से हमारी केचुए की पॉपुलेशन को भी मल्चिंग क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, जिससे कि मिट्टी का सुधार होगा, ऊपर की मिट्टी नीचे लाएगा, नीचे की मिट्टी ऊपर लाएगा, जिससे कि सॉइल का फर्टिलिटी की रिसाइकलिंग भी होगी, है ना। तो इस तरह से हमने 7 से 8 बेनिफिट आपको बताए। जैसे कि पहला बेनिफिट क्या था, अब इसको समराइज करते हैं एक बार, है ना। तो पहला बेनिफिट क्या था कि मॉइस्चर को कंजर्व करता है, क्योंकि सोलर रेडिएशन डायरेक्टली उसमें अटैक डायरेक्टली सॉइल के पास नहीं पहुंच पा रही है। दूसरा बेनिफिट ये है कि ये टेम्परेचर को क्या करता है, मॉडरेट करता है, ठीक है। टेम्परेचर को मॉडरेट करने से क्या होगा, माइक्रोबियल एक्टिविटीज को क्या कर रहा है, सॉइल में इम्प्रूव कर रहा है। साथ में और क्या कर रहा है कि इरोजन को कम कर रहा है, पोरोसिटी को इम्प्रूव कर रहा है, मिट्टी के इन्फिल्ट्रेशन को इंक्रीज कर रहा है, और साथ में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको मतलब क्या कर रहा है, वहाँ पे माइक्रोबियल एक्टिविटी अच्छी हो रही है, क्योंकि सॉइल का टेम्परेचर मॉडरेट है। इसकी वजह से क्या होगा कि न्यूट्रिएंट्स लगातार रिलीज होते रहेंगे पौधे के लिए, और पौधे को मिलते रहेंगे, ठीक है। वीड की पॉपुलेशन को कम कर रहा है, ठीक है, एक हमने ये बेनिफिट बताया। और साथ में क्या कर रहा है कि इरोजन को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि उसमें डायरेक्टली रेनफॉल के ड्रॉप उसमें नहीं जा रहे हैं, ठीक है। इसके साथ इन्फिल्ट्रेशन को भी इंक्रीज कर रहा है। और अल्टीमेटली हमने बताया था कि केचुए की पॉपुलेशन को इंक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या रहेगा, हमेशा अंधेरा रहेगा नीचे, ठीक है ना। और केचुआ क्या है, एक नॉक्टर्नल यानी कि रात्रिचर एनिमल है, और इससे क्या होगा कि वो अंधेरे में ही काम करता रहेगा। तो केचुआ जो कि 12 घंटे ही काम करता है, 8 घंटे की रात कितने घंटे होती है, नाइट 9 घंटे की होती है ना। तो 9 घंटे या 10 घंटे की जो रात होती है हमारी, तो वो हमारा 10 घंटे काम करेगा वैसे तो, लेकिन अगर हम इसको मल्चिंग कर देंगे तो 24 घंटे लगातार काम करेगा, ठीक है। उसकी एफिशिएंसी हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसके बाद इससे क्या होता है, मल्चिंग से वाटर यूज एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है ना, क्योंकि वाटर हम जो दे रहे हैं पौधे को, तो वाटर क्या होगा, सिर्फ पौधे यूज करेंगे, ना तो खरपतवार यूज कर पाएंगे, ना ही पौधा वाटर जल्दी से ट्रांसपरेशन हो पाएगा। तो इससे क्या होता है कि वाटर यूज एफिशिएंसी भी हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं मल्चिंग को यूज करते हुए। और अल्टीमेटली मल्चिंग करने से हमारी यील्ड इंप्रूव होगी, और साथ में हम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हम कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, अगर हम मल्चिंग को सही तरीके से कर रहे हैं। और मल्चिंग एक प्रकार से नेचुरल फार्मिंग का भी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है इस समय काफ़ी, तो नेचुरल फार्मिंग का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 पिलर में से एक पिलर है ये भी, ठीक है, मल्चिंग के, क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। और इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, जिससे कि यील्ड ज़्यादा से ज़्यादा हम ले सकते हैं, ठीक है।